हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोशल फार्मेसी के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नो ड्रामा नो बकवास, ओनली क्लास, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग इज़ कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि कोई आदमी है, वो क्या है, फिजिकल मेंटल और सोशली क्या है, वो फिट है, एकदम क्या है, वो फिट है। और स्टेट यानी एक ऐसी कंडीशन, ये वर्ड याद रखिएगा। स्टेट यानी एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी कंडीशन कि जिसमें कोई आदमी क्या है, सोशली फिट है, मेंटली फिट है और क्या फिजिकली फिट है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा हमारा हेल्थ। ये हेल्थ की डेफिनेशन है। इसमें आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, आप इसमें इन्वायरमेंटल भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल और क्या इसमें स्पिरिचुअल कर सकते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम हमको बचाना है। ठीक है, एक हो गया इन्वायरमेंटल, स्पिरिचुअल, और एक और आप इसमें बढ़ा दीजिए इमोशनल। इमोशनल आ गया इसमें, फिजिकल, मेंटल, इन्वायरमेंटल और इमोशनल। ठीक है, ये 6 जो चीज़ें हैं, ये फिजिकल, मेंटल, सोशल, इन्वायरमेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल, ये अगर किसी इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें फिट हैं, इन सब तरीक़ों से वो फिट है, तो कहेंगे कि उसकी हेल्थ क्या है, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या इसका कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल इन्वायरमेंटल स्पिरिचुअल इमोशनल वेल बीइंग इज़ कॉल्ड। अगर कोई आदमी के अंदर ये सारी खूबियां हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, सही से हैं, ऐसी कंडीशन है उसकी, स्टेट यानी ऐसी कंडीशन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कहेंगे कि वो क्या है, इस कंडीशन में बोलेंगे हेल्थ, यानी वो आदमी हेल्थी। अगर पूछे व्हाट इज़ द हेल्थ, तो आप ये लिख दीजिए उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर सम पैरामीटर्स विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग एन इंडिविजुअल्स हेल्थ आर कॉल्ड। ये कह रहा है कि कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख के, जिनको परख के, जिनको चेक करके हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आदमी क्या है, हेल्दी है। इंडिविजुअल्स मतलब कोई एक आदमी की हेल्थ के बारे में हम बता सकते हैं कि ये आदमी हेल्दी है। तो उन पैरामीटर्स को, उन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अभी मैंने बताया कि वो जो 6 चीज़ें हैं वो क्या है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ हैं। दीज आर सम पैरामीटर्स, वो कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, कुछ पैरामीटर समझिए आपके, कुछ तराजू होते हैं ना, जैसे तो उसमें एक तरफ हम लोग बाट रखते हैं जिसको हम लोग वेट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग देख के ये बता सकते हैं कि एक आदमी की हेल्थ की वैल्यू कितनी, यानी कैसी उसकी सेहत है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो आंसर हमारा क्या है? अब ये पूछे कि व्हाट इज़ डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है, 1 नंबर का आ सकता है कि व्हाट इज़ डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो आप ये लिख दीजिए कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर सम पैरामीटर्स। क्या कहेंगे? डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर सम पैरामीटर्स विच आर यूज्ड फॉर मीजरिंग। मीज़र का मतलब होता है नापना, चेक करने के लिए। ठीक है, मीज़र का मतलब होता है किसी चीज़ को चेक करना, नापना। ठीक है, तो मीजरिंग एन इंडिविजुअल्स हेल्थ आर कॉल्ड। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर, अब यहाँ पे इसको भरना है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ये कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ कितने हैं? तो 6 हैं, जो हम लोगों ने अभी देख लिया। ठीक है, पीछे कितने हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ? 6 हैं। वो क्या है, अभी पीछे हम लोगों ने देखा है, जो 6 चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक डायमेंशन ऑफ हेल्थ नहीं है? तो ये क्या है, इकोनॉमिकल, ये डायमेंशन ऑफ हेल्थ नहीं है, हमारा आंसर है। और ये क्या है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इन्वायरमेंटल और स्पिरिचुअल। इन्वायरमेंटल और, याद रखिएगा, ये देता है बार बार क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल और क्या है, स्पिरिचुअल। ये क्या है, ये 6 जो हैं, ये क्या है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ है, यानी हेल्थ इंडिकेटर भी कह सकते हैं, ये हेल्थ को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, MDGs स्टैंड फॉर। ये कह रहे हैं कि MDGs का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये क्या है, एक जो यूनाइटेड नेशन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं,
तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारी जो मीटिंग्स होती हैं, उनके प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी बातें तय होती हैं। तो ऐसे एक मिलेनियम के नाम से एक उनका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तय की गई थी, ठीक है। तो उसमें जो चीज़ें तय की गई थी उसी के बारे में पूछता है। तो एक तो ये कि ये मिलेनियम ऑफ, ये जो अभी था हमारा क्या था, ये MDGs, ये क्या है, पहले एक तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म। फिर दूसरे के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। तो वही है कि हाउ मेनी टारगेट्स वर मेंशन्ड इन मिलेनियम गोल्स। ये कह रहे कि वो जो मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ के बड़े लीडर्स बैठे थे, विद्वान बैठे थे, बहुत सारे अथॉरिटीज़ बैठे थे, उन लोगों ने कुछ बातें तय की थी मिलेनियम जो मीटिंग थी उसमें। तो उसमें कितनी बातें तय की गई थी, उसमें कितनी चीज़ों को टारगेट बनाया गया था। तो उसमें क्या है, 8 चीज़ों को, ठीक है। जो मिलेनियम है उसमें 8 चीज़ों को क्या क्या है, और इतना सिर्फ अगर आप याद रखते हैं ठीक है। वरना ये क्या है, एक है पॉवर्टी के खिलाफ हम लोग जंग लड़ाई करेंगे, यानी पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे। पॉवर्टी मतलब गरीबी। दूसरा क्या, हंगर यानी भूख को हम लोग ख़त्म करेंगे। तीसरा क्या था उसमें तय किया था, डिसीज़, यानी डिसीज़ के अगेंस्ट हम लोग फाइट करेंगे, डिसीज़ को, बीमारियों को ख़त्म करेंगे, जैसे एड्स हो गया, मलेरिया हो गया। तीसरा क्या, इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब ये कि लोग अनपढ़ हैं, तो उस अनपढ़ लोगों को क्या करेंगे हम लोग, मतलब बच्चों को ऐसा ना हो कि अनपढ़ रह जाए, उनको पढ़ाया जाएगा, इसको बोलते हैं निरक्षरता। उसको क्या करेंगे हम लोग, कम करेंगे, यानी लिटरेसी को बढ़ाएंगे हम लोग, यानी पढ़ाई लिखाई का रिवाज बनाया जाएगा। चौथा, पांचवा क्या था उसमें कि इन्वायरमेंट को हम लोग अच्छा करेंगे। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी इन्वायरमेंट जो हमारा ख़राब हो रहा है, सपोज कि ग्लोबल वार्मिंग की मतलब वो बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस की मात्रा बढ़ रही है, तो उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। वुमेन, तो वुमेन के रिलेटेड क्या था कि इनको एम्पावरमेंट किया जाएगा, इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको और आगे से आगे बढ़ाया जाएगा। और क्या था इसमें, एक था चाइल्ड डेथ, यानी बच्चों की बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही थी उस टाइम पे, तो कहा कि हम लोग इस पर काम करेंगे कि बच्चे कम से कम मरें। और लास्ट जो था 8वां, वो था कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी जितने भी ये कंट्रीज़ हैं सब मिल के क्या करेंगे, हम लोग दुनिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, तरक्की हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, चीज़ें अच्छी हो, टेक्नोलॉजी क्या है वो प्रोग्रेस करे, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आएँ। तो उसके लिए ये 8 चीज़ें थी। अगर ये आपको याद नहीं हो रहा, लेकिन ये आप 8 जो है इसकी कितनी चीज़ें तय हुई थी, तो वो 8 हैं, उसको याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया है। ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो डायमेंशन ऑफ हेल्थ नहीं है, तो न्यूट्रिशनल, ठीक है। बाकी सोशल, मेंटल, फिजिकल अभी मैंने लोगों ने किया है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्विंग इट्स साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन इस टर्म। ये कह रहे हैं कि हम किसी पॉपुलेशन की स्टडी करें, पॉपुलेशन के बारे में हम लोग नॉलेज इकट्ठा करें, किस हिसाब से उसका साइज़ कितना है, स्ट्रक्चर कैसा है, साइज मतलब कितने लोग हैं, स्ट्रक्चर है कि कैसे किस टाइप के लोग हैं, यानी बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे वो लोग क्या पॉपुलेशन फैली हुई है। तो इस तरीके से हम लोग जब स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिकल स्टडी। क्या बोलते हैं, स्टैटिकल जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिकल स्टडी में क्या क्या आता है, उसका साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और भी इस टाइप की चीज़ें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। अब ये पूछे कि व्हाट इज़ डेमोग्राफी, तो आप लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्विंग, या द स्टैटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये भी कह सकते हैं यहाँ पे द स्टैटिकल। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम हमको बहुत बचाना है, इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चन करने, लोग कहते हैं कि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं, इसलिए हम लोग वीडियो को छोटा बनाएंगे। तो द स्टैटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्विंग इट्स साइज, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज टर्म एज डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दोज मेथड्स विच हेल्प अ कपल टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ या प्रेगनेंसी, भी कर लीजिए इसको, प्रेगनेंसी, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी आर कॉल्ड, ये कह रहे हैं कि वो मेथड्स, वो तरीके जो एक कपल यानी एक जोड़ी को क्या करते हैं, अवॉइड करने में मदद करते हैं। किस चीज़ को अवॉइड करने में, अनवांटेड बर्थ या अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी ये कि प्रेगनेंसी ना हो, जिसको वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, तो उसको
रोकने में, प्रेगनेंसी को रोकने में जो मेथड्स हेल्प करते हैं उन मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब ये पूछे कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो आप ये बता दीजिए कि दोज मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर दोज मेथड्स विच हेल्प अ कपल टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ या अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन मेथड कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये कह रहे हैं कौन सा, अब बहुत सारे मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कई सारे हैं, 8 हैं 7 हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं कि कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें कि कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। ठीक है। तो कह रहे हैं कि कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किस मेथड में दिया जाता है, यानी कुछ दवाएँ होती हैं हार्मोनल टाइप की, वो ओरली यानी मुँह से खाई जाती हैं, जिसको मतलब फीमेल है वो खाती हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि वो किस मेथड में ये होता है, तो वो होता है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में क्या होता है कि कुछ पिल्स होते हैं, कुछ गोलियां होती हैं, टैबलेट्स होते हैं, पिल्स मतलब टैबलेट्स होते हैं, जिसको मतलब माउथ के रास्ते से अपने मुंह से ओरल इसको बोलते हैं, तो ओरली उनको खाया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इज एन एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फाइट अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंस। अब इसमें कई चीज़ें हैं, इम्यूनिटी, वैक्सीन, फैमिली प्लानिंग, डेमोग्राफी। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि एक एबिलिटी होती है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक तरह की एबिलिटी होती है, एक तरह की उसकी क्या है काबिलियत या सलाहियत, या उसके अंदर एक पावर होता है किसी आदमी के अंदर जो फाइट करता है अगेंस्ट माइक्रोब, यानी माइक्रोब्स के अगेंस्ट लड़ता है। माइक्रोब्स क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, फंगस हो गया, अलगी हो गया, तो जो हम लोगों पे आके अटैक करते हैं, बीमार करते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो लड़ने की जो पावर होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है। फॉरेन सब्सटेंस यानी बाहर से आने वाली कोई चीज़ें, अब वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए वायरस हो गया, उसको माइक्रोब भी हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर आर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है, तो 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक होती है जो नेचुरली हमारे अंदर होती है, एक होता है जो हम लोग बाहर से लेते हैं, जिसको एक्वायर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो कितनी टाइप की इम्यूनिटी होती है, 2 टाइप की। अगर आपको इम्यूनिटी के ऊपर डिटेल में पढ़ना है तो मेरी जो डिटेल वाली वीडियो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशल फार्मेसी, आप उसको जाके देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, जाके उसको देख लीजिए, आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इम्यूनिटी क्या है, कैसे वो काम करती है, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन मेड इम्यून टिपिकली बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन टर्म एज। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी आदमी को इम्यून किया जाता है, इम्यून मतलब बीमारी से लड़ने के लिए उसके अंदर ताकत पैदा कर दी जाती है, डाल दी जाती है, और वो कैसे होता है, टिपिकली बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, यानी आमतौर से वैक्सीन उसके अंदर लगा दी जाती है, तो उसके थ्रू जो होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी एक प्रोसेस है जिसमें किसी आदमी को इम्यून बनाया जा रहा है, यानी उसके अंदर वैक्सीन की उसको इंजेक्शन लगा के उसको बीमारी से लड़ने के काबिल बना दिया जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। अगर पूछे कि व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, तो आप ये लिख सकते हैं कि अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन मेड इम्यून टिपिकली बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इम्यूनोग्लोबिन्स। क्या है, इम्यूनोग्लोबिन्स आर ऑल्सो नोन एज। ये कह रहे हैं कि इम्यूनोग्लोबिन्स जो हैं उनको किस नाम से और जाना जाता है, तो इम्यूनोग्लोबिन्स को क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एंटीबॉडीज़ का दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है। और ये इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं एक टाइप के प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर और वो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। ठीक है। अब ये 5 टाइप के होते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। इनको बोला जाता है, एक होता है ए, तो इसी के साथ में इसको लिखते हैं IM लिखेंगे, फिर ए लिख देंगे, फिर IM लिखते हैं, जी लिख देते हैं। ये 5 तरह के होते हैं, एक होता है G, एक होता है AMDE। ये 5 टाइप के जो होते हैं क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि एंटीबॉडीज़ कितने, 5 टाइप के एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब उनको ऐसे लिखा जाता है IMG, इसको बड़ा लिखेंगे, फिर लिखेंगे IMA, फिर लिखते हैं IMM। ठीक है। इस तरीके से सारा लिखते हैं। अब इनके फुल फॉर्म भी है, इसका क्या है, गामा हो गया, इसका अल्फ़ा हो गया, इसका मुई हो गया, मुई का ऐसे जो सिग्ने वो बनता है, साइन बनता है, सिंबल बनता है। ठीक है। और डेल्टा हो गया, इसका ऐसे सिंबल बनता है, और एक होता है एपिसोन, इसको बोलते हैं। ठीक है। उसका ऐसे ई की तरह बन जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे इम्यूनोग्लोबिन्स हैं।
जो ई टाइप का बनता है उसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। क्वेश्चन नंबर 15 है, देयर आर टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इन ह्यूमन सीरम। ठीक है, सीरम क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसको सीरम भी बोलते हैं हम लोग। तो ये कह रहे हैं कितने टाइप के सीरम, कितने टाइप के इम्यूनोग्लोबिन यानी एंटीबॉडी एक ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कितने तरह का होता है, 5 तरह का भी मैंने बताया, क्या, G, A, M, D और E। ठीक है, E से G से क्या हो गया, गामा हो गया, A से अल्फा हो गया, M से मुई हो गया, डी से डेल्टा हो गया, ई से एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, ई से एप्सिलॉन। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बोर्न डिसीज़। अब डिसीज़ कई तरीके से होते हैं, कोई वाटर बोर्न होता है यानी पानी में जो पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां जो होती हैं उसको बोलते हैं वाटर बोर्न डिसीज़। कुछ एयर बोर्न होते हैं जैसे कि जो हवा में ही रहते हैं, जो उनकी वजह से बीमारी हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा है जो इनमें से वाटर बोर्न डिसीज़ नहीं है, तो वह हेपेटाइटिस ए एंड ई। हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये वाटर बोर्न डिसीज़ नहीं है। बाकी कोलेरा क्या है, वाटर बोर्न डिसीज़ है। टाइफॉइड क्या है, वाटर बोर्न डिसीज़ है। मलेरिया क्या है, वाटर बोर्न डिसीज़ है। अब क्वेश्चन ऐसे उल्टा करके पूछ सकता है कि इनमें से कौन के वाटर बोर्न डिसीज़ के एग्जाम्पल्स लिखिए, तो आप 3 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, कोलेरा, टाइफॉइड और मलेरिया। ये तीनों क्या हैं, वाटर बोर्न डिसीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये कहने में से कौन सा ऐसा है जो एयर पोल्यूशन की वजह से बीमारी नहीं होती, यानी कौन सा ऐसा है जो हमारे सिस्टम को क्या करता है, एयर पोल्यूशन डिस्टर्ब नहीं करता है। तो एक है टाइफॉइड, ये हमारा आंसर इसका। अब ये कि अब इसका असल एक क्वेश्चन ये है कि एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं। एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर गंदा हो गया, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो उससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या डिस्टर्ब हो सकता है, उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ऐसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारा हार्ट वाला सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसे नर्वस सिस्टम है जो हमारा ब्रेन काम करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वो सिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब हो सकता है। और आप इसमें और भी जितने हमारे सिस्टम है सबको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब एयर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी सही से काम नहीं करेगा, हमारे दूसरे सेल्स को भी क्या है ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा, तो सब काम अपना सही से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप और भी जो सिस्टम है उसको भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, एक्सोक्राइन सिस्टम हो गया, जो भी सिस्टम हो सब इसमें आ सकते हैं। तो हमारा इसमें आंसर क्या है, इसका आंसर क्वेश्चन के हिसाब से कि ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एयर पोल्यूशन का इफेक्ट नहीं है। तो टाइफाइड है जो ये एयर पोल्यूशन की वजह से नहीं होता है, बाकी ये सब जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइकोट्रोपिक्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रीट। ये करेंगे साइकोट्रोपिक्स क्या है, साइकोट्रोपिक्स क्या होते हैं। तो साइकोट्रोपिक्स वो दवाइयाँ, वो मेडिसिन, वो ड्रग्स होते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर ऐसे हो सकता है कि एंटीसाइकोटिक, किसी का दिमाग खराब हो रहा है यानी अल्टर हो गया, वो पागल की तरफ हो रहा है, या ये कि उसको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए भी दे जाने वाली दवा क्या होगी, एंटीसाइकोटिक होगी। ऐसे ही किसी को एंजाइटी है यानी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, उसको चक्कर आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, जो दवाएं मतलब ये समझिए कि ब्रेन पे काम करती हैं, ऐसी दवाओं को बोलते हैं साइकोटिक्स। क्या बोलते हैं, साइकोटिक्स। तो साइकोट्रोपिक्स वो दवाएं होती हैं, साइकोट्रोपिक्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर, यानी जो मेंटल प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं साइकोट्रोपिक्स। तुम्हारा आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, दी डाइट फुलफिल दी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी फॉर कार्ब्स। कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स इस टर्म एज। ये कह रहे हैं कि वो डाइट, वो खाना, डाइट मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं वो डाइट है। कह रहे हैं वो डाइट जो फुलफिल करता है यानी पूरा करता है, फुलफिल मतलब पूरा करता है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं तो उनको जो पूरा करता है। अब वो बेसिक ज़रूरतें क्या हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी की ज़रूरत है, प्रोटीन हमारे बॉडी की ज़रूरत है, मिनरल ज़रूरत है, ऐसे विटामिन, ये हमारी बॉडी की क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। तो इनको जो पूरा करता है ऐसे खाने को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे बैलेंस डाइट, यानी ऐसा खाना जिसमें ये सारी चीज़ें मतलब
अच्छे से मिल जाएं, प्रॉपर मात्रा में मिल जाएं, प्रॉपर क्वांटिटी में हमको मिल जाए जितनी हमारी बॉडी की ज़रूरत है, तो ऐसे खाने को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। अब ये पूछे अगर कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, तो आप ये लिख सकते हैं कि द डाइट फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर नोन एज बैलेंस डाइट। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सोलूबल विटामिन। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो फैट सोलूबल विटामिन नहीं है। ठीक है, अब ये याद रखिए कि विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फैट सोलूबल, एक होता है वाटर सोलूबल। फैट सोलूबल वो होता है जो फैट में घुल जाता है और वो हमारी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है। कहाँ पे स्टोर होते हैं ये हमारे लीवर के अंदर, लीवर यहाँ होता है, लीवर के अंदर क्या होता है, ये स्टोर होता है जो फैट सोलूबल विटामिन्स होते हैं। और कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो वाटर सोलूबल होते हैं, यानी वो हमारी बॉडी में क्या है, स्टोर नहीं होते हैं, वाटर के साथ वो हमारे यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं हमारी बॉडी से। तो इससे ये भी समझिए कि उनको हमको बार बार खाने की ज़रूरत पड़ती है। जो वाटर सोलूबल हैं उनको बार बार लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसकी क्या है, उसकी कमी की वजह से बीमारी हो सकती है। तो इनमें से कौन सा नहीं है वाटर, क्या है इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फैट सोलूबल। तो विटामिन सी जो है वो फैट सोलूबल नहीं है। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों फैट सोलूबल नहीं होते हैं। बाकी विटामिन ए ये फैट सोलूबल है, विटामिन ई फैट सोलूबल, विटामिन डी फैट सोलूबल, और कौन सा है, विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो भी क्या होता है, फैट सोलूबल होता है। इसमें कौन सा एक रह गया, ये दो जो हैं ये क्या है, ये वाटर सोलूबल है। हाँ, विटामिन बी में विटामिन B12 जो होता है ये भी क्या होता है, फैट सोलूबल होता है। ठीक है, जो विटामिन B12 है ये भी क्या होता है, फैट सोलूबल होता है। ठीक है, जो विटामिन B12 है ये भी क्या होता है, फैट सोलूबल होता है। अब इसको कैसे याद रखें, तो इसका मैंने जो लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन में मैंने बता भी रखा है, यहाँ भी बता देता हूँ। जैसे कि ये लिखा केड़ा, ठीक है, कीड़ा भी कह सकते हैं। अब इसमें जो है वो समझ लीजिए क्या है, ये सब फैट सोलूबल है। इसके अलावा जो बचते हैं वो क्या है, वाटर सोलूबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, तो वो हमारा कौन सा है, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, यानी ब्लड हमारा मान लीजिए कहीं पे कट गया, ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड का थक्का जम जाता है, ब्लड खून बंद हो जाता है। ब्लड बंद होता है तो किसकी वजह से होता है, वो होता है ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन सा विटामिन उसमें काम आता है, विटामिन के। ये कह रहे हैं पल्सेज आर गुड सोर्सेस ऑफ। ये कह रहे हैं जो पल्स होता है, जो दाल हम लोग खाते हैं, तो दाल में क्या चीज़ मतलब भरपूर मात्रा में मिलता है, तो उसमें मिलता है प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अ सब्सटेंस नीडेड बाई आवर बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर, मेंटेनेंस इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि वो सब्सटेंस, वो चीज़ें जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए या बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या बॉडी के रिपेयर करने के लिए, मान लीजिए कोई सेल डैमेज हो गया, कहीं कट पिट गया, उसको रिपेयर करने के लिए, ऐसे ही मेंटेनेंस के लिए, और जो हमारी मेंटेनेंस होती है बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए जो मतलब हम लोग खाना खाते हैं, जो सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। मतलब ये कि समझिए हम लोग जो खाना खाते हैं, जो हमारे ये सारे काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये भी ये सब पूछ सकता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है ना, न्यूट्रिशन पूछता है क्वेश्चन। अगर क्या है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो आप लिख सकते हैं कि अ सब्सटेंस नीडेड बाई आवर बॉडी फॉर ग्रोथ। न्यूट्रिशन वो चीज़ है, वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है, किस लिए, फॉर ग्रोथ, यानी बॉडी के ग्रोथ के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, बॉडी के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइस आर गुड सोर्स ऑफ। जो हम लोग चावल खाते हैं तो उसमें क्या चीज़ हमको ज़्यादा मात्रा में मिलता है, उसमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, राइस आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 25 है और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी, ओमेगा 3 ऑयल्स भी है, या इसको फैटी एसिड भी कर लीजिए। ठीक है, अगर देता फैटी एसिड, दोनों एक ही चीज़ है। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छे मात्रा में, भरपूर मात्रा में मिल जाता है, यानी जहाँ से मिलता है उसको बोलते हैं गुड सोर्स। तो किसके अंदर मिलता है, तो बोलता है कॉड लीवर फिश। कॉड लीवर फिश क्या है, मछली है। कॉड लीवर ऑयल में मिलता है। कॉड लीवर फिश होती है, उसका जो लीवर होता है वहाँ से उसका जो ऑयल निकाला जाता है उसको बोलते हैं कॉड लीवर ऑयल। ऐसे ही होता है फिश लीवर ऑयल।
तो आंसर हमारा क्या है, कॉड लिवर ऑयल। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, एक तरीके का ये होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है ये, आप एक इसकी अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो ये होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स वो चीज़ें होती है जो खाने की तरह भी काम करती हैं और दवा की तरह भी काम करती हैं। अगर इसको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये फार्माकोग्नोसी का एक चैप्टर, ठीक है, जिसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें जो भी न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, जो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गए, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक, ये क्या है सारी चीज़ें, आप उसको वहाँ पे देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक, जाइए पढ़िए, याद करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं या जैसे भी आपसे मार्क्स आते हैं तो हमको भी शेयर करिए। ग्रुप मैंने टेलीग्राम की क्या है लिंक दे रखी ग्रुप में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।